एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आई एम रोशनी गौतम और इस क्लास में बात करेंगे रिसर्च क्या होता है और बेसिकली एजुकेशनल रिसर्च के बारे में बात करेंगे, जहाँ पर स्कोप हो गया, करेक्टरिस्टिक्स होंगे, प्लस टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जामिनर के द्वारा बहुत पूछा जाता है। और जितने भी मैं आपको टर्म्स बताऊंगी उसको ध्यान से समझना है, नोट करना है और उसी के बेस पर आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल रिसर्च से पहले हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं। रिसर्च ये क्या होता है? रिसर्च मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिला है, री एंड सर्च। ऐसे ही समझ आ रहा है? रिसर्च मतलब कि अगेन सर्च करना, है ना, अगेन सर्च करना। अब क्या होता है स्टूडेंट कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, स्कॉलर बोल दीजिए, जो पीएचडी करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। अब रिसर्च उन्होंने कर लिया, उसी में आप उसकी रिसर्च को पढ़ेंगे और उसी में एक गैप, मतलब उसको बोलते हैं लिटरेचर, एक गैप होता है, उस गैप पर ही दोबारा रिसर्च होती है। ओके, दोबारा रिसर्च होता है। ओके, रिसर्च होता है। जो रिसर्च है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। कौन से वर्ड से? फ्रेंच वर्ड। वर्ड कौन सा था? रिसर्ची। वर्ड क्या था? रिसर्ची। ओके, रिसर्ची से लिया गया है। ओके, ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, जिसको दोबारा रिसर्च करना। रिसर्च और क्या होता है अगर हम बात करें तो ये सिस्टमेटिक होता है। ये सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक का मतलब होता है ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि हाँ पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, पहले टेस्टिंग करेंगे। नो, ये एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप भी मैं आपको बताऊंगी। स्टेप बाय स्टेप चलता है, बिल्कुल प्रोसेस में चलता है, एकदम सीक्वेंस से चलता है। ये साइंटिफिक स्टडी है। ओके, ये क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। और ये इम्पेरिकल बेस्ड है। इम्पेरिकल होता है प्रैक्टिकल, मतलब कि ऐसे ही नहीं कुछ हमने बोल दिया। नो, इट इज़ अ प्रैक्टिकल, मतलब प्रॉपर ये टेस्टेड है, अप्लाइड होता है। ओके, ये होता है इम्पेरिकल बेस्ड स्टडी होती हैं। तो ये सिस्टमेटिक होता है, साइंटिफिक होता है। और बेसिकली हम यहाँ पर प्रॉब्लम की फाइंड आउट करते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। ओके, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन। अब मान लीजिए एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा, उसका सोल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? और रिसर्च करके ही करेंगे ना, कि प्रॉब्लम क्या है एंड देन इस पर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये है रिसर्च। अब इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं एंड देन फिर एजुकेशनल रिसर्च देखेंगे। जो टर्म है रिसर्च वो दो वर्ड से मिला है, जिसका मतलब होता है री एंड सर्च। री मतलब होता है अगेन और सर्च मतलब होता है टू डिस्कवर समथिंग। ओके, टू डिस्कवर समथिंग फॉर द, ओके, फॉर द इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट यही बोलेंगे, इम्प्रूवमेंट या प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम बोलेंगे। डिस्कवर करते हैं समथिंग न्यू, राइट, ये है रिसर्च। क्या है? एक प्रोसीजर है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलता है, जहाँ पर हम डेटा को देखते हैं, इंफॉर्मेशन को लेते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर एक टॉपिक और इस इशू पर क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ओके, एक टॉपिक हो गया जिसको मैंने आपको गैप बोला, उसी पर हम क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, राइट, ये है। और वो कैसे मिलता है? जो और लोगों ने किया है उसी पर हम करते हैं। ओके, ये होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब देखिए रिसर्च में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसको देखेंगे। देखिए पहले क्या है? आर है। आर क्या मतलब होता है? रैशनल। अब रैशनल क्या होता है? रैशनल मतलब रिसर्च वही कर सकता है जिनके पास दिमाग होता है, वो दिमाग से अच्छे हैं, माइंड उनका अच्छा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। रैशनल मतलब लॉजिकल सोचते हैं। क्या है? लॉजिकल सोचते हैं। तो रैशनल मतलब होता है दिमाग है, सोच सकते हैं और कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरी फर्स्ट आर का मतलब होता है रैशनल। फिर वही ई की बात करें तो वो एक्सपर्ट होने चाहिए, मीन्स उनके फील्ड के, उनके सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए उन्हें। फिर हम एस की बात करें तो वो सर्च करेंगे, मतलब कि खोजेंगे, है ना, क्या करेंगे? सर्च करेंगे। फिर हम बोले क्या हो गया? ई की बात करें तो एग्जैक्टनेस होता है। ओके, एग्जैक्टनेस होता है। एग्जैक्टनेस का मतलब होता है कि प्रॉपर,
जो आपने फाइंड आउट किया है, जो रिजल्ट आप लेके आए हैं, मान लीजिए कोई आउटकम आया है, वो हर जगह अप्लीकेबल हो और जितनी बार आप टेस्ट करेंगे सेम रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आप लेके आ रहे हो आपने तो फाइंड आउट कर लिया लेकिन कोई और करेगा तो वो रिजल्ट नहीं आना चाहिए। ओके, तो ये एग्जैक्टनेस होनी चाहिए। जो आपका फाइंड आउट है, जो आपका रिजल्ट है, वो हमेशा एप्लीकेबल होनी चाहिए। ओके, ए की बात करें, ए की मतलब एनालिसिस। एनालिसिस मतलब हम सोचेंगे, विचारेंगे और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो एनालिसिस होता है। ओके, एनालिसिस होता है। फिर आर, आर मतलब होती है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मतलब दो चीज़ों, दो वेरिएबल लेते हैं, दो लेते हैं, तीन लेते हैं वेरिएबल, तो मतलब दो चीज़ों में वेरिएबल होना चाहिए, जिसको हम इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। अभी मैं आपको वेरिएबल भी बताऊंगी। तो दो चीज़ या तीन चीज़ में, किसी भी चीज़ में हम रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। राइट, ये हो गया। फिर सी हो गया। सी जो होती हैं वो क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल, क्रिटिकल मतलब कुछ एकदम से मतलब अनोखा, इनोवेटिव आप खोज करके आ रहे हैं। माइंड में बहुत सारी इनोवेशन होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं, बहुत सोचते हैं, विचारते हैं। राइट, ऐसे होता है। और एच, एच इज़ अ ऑनेस्ट। आप जो भी रिसर्च करेंगे ना, तो उसमें आप कुछ एथिक्स को फॉलो करेंगे। ओके, बहुत सारी एथिक्स होती हैं जब हम रिसर्च करते हैं, कि जैसे डाटा लिया जहाँ से उसको बिल्कुल साइटेशन करिए। ओके, प्रॉपर होता है कि आप रिसर्च कर रहे हो तो कुछ ऑनेस्ट एथिक्स होने चाहिए आप में। अगर एथिक्स नहीं फॉलो करते हो तो वो अनएथिकल चीज़ें होती हैं जो कि प्रॉब्लम होती हैं। तो रिसर्च करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे आपने डाटा कलेक्ट किया तो उसको लीक नहीं करना होता है। ओके, प्रॉपर मैनिपुलेशन, इधर उधर का डाटा नहीं करना है, जो रिजल्ट है उसको प्रॉपर लिखना है। ओके, उसमें हेर फेर नहीं करना। तो ये सारे क्या होते हैं, वो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं जो कि ड्यूरिंग द रिसर्च हमें फॉलो करना होता है। तो वो हो गया रिसर्च। ओके, तो हर एक अगर वर्ड देखेंगे तो सबका अपना अपना मतलब है। तो ये रिसर्च में आपको ये सारा चीज़ देखो रिसर्च में ही दिख रहा है। राइट, जैसे आर हम देखें तो रैशनल वे ऑफ थिंकिंग होनी चाहिए, फैक्ट बेस बोलो। ओके, ऐसे ही कुछ नहीं बोलो, लॉजिकल होनी चाहिए, लॉजिक होने चाहिए आपके बात पर, एक्सपर्ट होने चाहिए। ओके, ये है रिसर्च या सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो, एग्जैक्टनेस होने चाहिए आपका आउटकम। फिर एनालिसिस करेंगे, रिलेशन ऑफ फैक्ट्स, जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स रह रहे हैं उसमें रिलेशनशिप्स देखेंगे। ओके, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन होगा, केयरफुल प्लानिंग होती है, प्रॉपर आप डिज़ाइनिंग करेंगे क्या कैसे कहाँ करना है। ओके, ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग होने चाहिए, क्योंकि आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ वे से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिसर्च मीन्स आप क्या कर रहे हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो प्रॉपर एथिकल प्रिंसिपल को भी फॉलो करना होता है। राइट, अब चलेंगे हम रिसर्च की ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करते हैं एक सिचुएशन या कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होती है, उसका खोज करना, इन्वेस्टिगेट करना। ओके, ये बिल्ड और मेक अनदर मेथड और फ्रेमवर्क, आप एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डिजाइनिंग करते हो। ये है, यहाँ पर न्यू नॉलेज फाइंड आउट करते हो, मतलब समथिंग न्यू फाइंड आउट करते हो, एक्सप्लोर करते हो, एनालाइज करते हो कौन सी जो भी इश्यूज चल रही है ना। मान लो कि कोविड-19 था, कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए रिसर्च किया गया कि इसको ख़त्म करने के लिए कौन सी ड्रग्स होनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन होने चाहिए। राइट, ये है। तो सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, यही एक ऑब्जेक्टिव होता है रिसर्च का। रिव्यू करना, सिंथेसाइज करना एग्जिस्टिंग नॉलेज, अब जो हो चुका है उसी को देखो। ओके, पढ़ो, जिसको हम लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। अपने लिटरेचर रिव्यू किया, उसी में लिटरेचर गैप फाइंड आउट किया एंड देन उस पर रिसर्च किया। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर पहले जो रिसर्च हुए हैं उसको भी हमें देखना होता है, इसीलिए बोल रहे हैं रिव्यू करना, सिंथेसाइज करना जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुके हैं। राइट, ये है ऑब्जेक्टिव। अब हम करेक्टरिस्टिक्स पर देखेंगे, करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। वेरी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे टर्म्स को ध्यान से समझिएगा। ओके, और की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहला होता है ऑब्जेक्टिविटी, मतलब रिसर्च क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी पर बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
ऑब्जेक्टिविटी पर बेस। अब ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है विदाउट एनी बायसनेस। विदाउट ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है विदाउट एनी बायसनेस, मीन्स अनबायस होना चाहिए। ओके, बायसनेस होना चाहिए। अब ये क्या होता है बायसनेस? मान लो कि आपका रिजल्ट निकल नहीं रहे हैं, तो आपने क्या किया, डाटा में हेर फेर कर दिया। मान लो कि आपने आ रहा है रिजल्ट आना चाहिए 32, ओके आ रहा है 31.5, तो आपने डाटा में हेर फेर किया, मीन्स ये आपने बायसनेस कर दिया। या मान लो आपको प्रॉपर डाटा कलेक्शन करना चाहिए, तो दूर दूर जाके आप डाटा प्रॉपर इन डेप्थ में करना चाहिए। ओके, आपने क्या किया, अपने घर के आसपास ही कर लिया, तो वो बायसनेस कर रहे हो। और ऑलवेज क्या होना चाहिए, अनबायसनेस। क्या होना चाहिए, अनबायसनेस, याद रखिएगा। मीन्स इसका मतलब ये भी होता है कि जो आपका सैंपल है, ओके, बायसनेस होता है जो सैंपल है, सैंपल एंड पॉपुलेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ओके, जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है और जो रिजल्ट आए वो एज अ होल अप्लाई होना चाहिए पॉपुलेशन पर। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि मान लो कि जब कोविड-19 आया तो वैक्सीन थी वो 20 लोगों पर टेस्ट हुआ, और 20 लोगों पर टेस्ट होने पर पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई किया। मान लो पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करने से रिजल्ट यहाँ पर प्रॉपर हो खराब आ जाती, तो वो क्या हो जाता, वो क्या हो गया, बायसनेस हो गया। तो अब अनबायस कब होगा, जब सैंपल एंड पॉपुलेशन दोनों इक्वल होंगे, है ना, ये होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। सेकंड की बात करें तो ये रिलायबिलिटी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ओके, बिलिटी होनी चाहिए। अब रिलायबिलिटी मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। रिलायबिलिटी को हम याद करेंगे कंसिस्टेंसी। ओके, रिलायबिलिटी को हम कैसे याद करेंगे, कंसिस्टेंसी का, रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ओके, इसको याद करेंगे कंसिस्टेंस से, आरसी से मैं इसको याद रखती हूँ, क्या है, कंसिस्टेंसी से याद करेंगे। मतलब जो आप रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हो, के जो रिजल्ट आपका आया, जो रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया, रिजल्ट आपने फाइंड आउट किया, अगर मान लो आप एक बार आपने रिजल्ट किया और आ गया, वो हो गया, अब दोबारा अगर उसको टेस्ट करोगे तो भी सेम रिजल्ट हो, मतलब कि जितनी बार आप उस रिजल्ट को टेस्ट करो सेम रिजल्ट आना चाहिए, मीन्स कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर रिजल्ट कंसिस्टेंस आ रहा है इट मीन्स आपने अच्छा रिसर्च किया है, प्रॉपर है। तो ऑलवेज रिसर्च क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंट रिजल्ट आना चाहिए, मीन्स आरसी से याद रखिएगा। तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा व्हाट डू मीन बाय रिलायबिलिटी, तो इट मीन्स क्या होता है, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, राइट। थर्ड हम बात करेंगे, ये वैलिडिटी होनी चाहिए। ओके, वैलिडिटी होनी चाहिए मीन्स एक्यूरेसी होनी चाहिए। रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, एग्जैक्टनेस होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। तो वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी को हम AV से याद रखेंगे, मतलब कि जो वैलिड होना चाहिए, नहीं कि कुछ और हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हमने कोविड वैक्सीन निकाला तो प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, प्रॉपर अच्छे से होना चाहिए, तो वो एक्यूरेट रिजल्ट, एग्जैक्टनेस रिजल्ट आना चाहिए। थर्ड हम बात करेंगे, थर्ड हो गया। फोर्थ हम बात करेंगे कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अब क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो डाटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी डाटा होना चाहिए। तो दो प्रकार की डाटा हम समझते हैं। ओके, प्राइमरी डाटा होना चाहिए। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि फर्स्ट हैंड होती है, मतलब आप खुद जाके कलेक्ट करके लेके आ रहे हो, तो वो प्राइमरी डाटा होता है, राइट, ये है। तो क्रेडिबिलिटी कब होगा, जब आप प्राइमरी डाटा करोगे। ओके, क्योंकि आपने खुद कलेक्ट किया है, तो उसमें जो बायसनेस होती है वो कम हो जाती हैं, और प्लस आपका जो है उसमें प्रॉब्लम होने के कम चांसेस होते हैं। मान लो कि कल को फेल हो गया तो आप बोल सकते हो कि ये प्राइमरी डाटा पर बेस है, तो आप क्रेडिबल रिजल्ट दे रहे हो, ओके, ऑथेंटिक दे रहे हो। तो ऑलवेज प्राइमरी डाटा को फॉलो करेंगे, नॉट सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि थर्ड पर्सन ने, किसी सेकेंड पर्सन ने किया है। मान लो कि कहीं वेबसाइट से ले रहे हो, कोई हिस्ट्री से ले रहे हो, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी डाटा। तो उसमें बायसनेस हो सकती है, राइट, ये है।
तो क्रेडिबिलिटी हो गई। फिर वो जनरलाइजेशन होना चाहिए, ओके, जनरलाइजेशन होना चाहिए। ओके, जनरलाइजेशन मतलब होता है कि आप जो रिजल्ट लेके आ रहे हो, कुछ आपने फाइंड आउट किया है, वो एज अ होल अप्लाई होना चाहिए, एज अ होल अप्लाई होना चाहिए, ये नहीं कि एक ही सेक्टर पर हो रहा है, नो, हर जगह वो चीज़ आपने जो फाइंड आउट किया है वो एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो जनरलाइबिलिटी होनी चाहिए, राइट, ये होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है इम्पेरिकल होना चाहिए, ओके, क्या होना चाहिए, इम्पेरिकल। वैसे तो अभी मैंने आपको बताया इम्पेरिकल ऑलवेज क्या होता है, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो थ्योरेटिकल नहीं, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, ओके। इम्पेरिकल मतलब वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल मतलब कि आपने टेस्टिंग किया है, लैब में टेस्टिंग किया है, देन वो रिजल्ट लेके आए, तो इम्पेरिकल होनी चाहिए। वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, राइट, ये है। फिर वो कंट्रोल वेरिएबल में होना चाहिए, क्या है, कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल मतलब कि जो आप स्टडी कर रहे हो उसका प्रॉपर रिजल्ट आए, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं ना, जो कि प्रॉब्लम कर सकते हैं, तो जो एक्सटर्नल वेरिएबल होता है हम उसको कंट्रोल करते हैं, ताकि जो आप स्टडी कर रहे हो उसका रिजल्ट प्रॉपर हो, तो वो कंट्रोल एनवायरनमेंट में होना चाहिए। ये क्या होता है, साइक्लिकल होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिकल। साइक्लिकल मतलब ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, जैसे कि आप प्रॉब्लम्स कोई करते हो और ये प्रॉब्लम पर ही एंड होता है, ओके, ये है। कभी भी ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें रिसर्च, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और प्रॉब्लम पर एंड होता है, इसीलिए हम इसको साइक्लिकल इन नेचर बोलते हैं, ओके। ये लॉजिकल होना चाहिए, है ना, लॉजिक पर बेस होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं ना, फैक्ट होना चाहिए, प्रॉपर फिगर होनी चाहिए, ये है। नेक्स्ट, इसको मैं अलग से आपको समझाऊंगी, रेप्लिकेबल। तो देखिए, एक हमने पढ़ा है, ध्यान से रखिएगा, एक हमने पढ़ा है रिलायबिलिटी, एक हमने पढ़ लिया। रिलायबिलिटी मतलब होता है जो रिजल्ट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, है ना, कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब कि मान लो कि आप डिफरेंट टाइम टेस्ट कर रहे हो, तो आपको सेम रिजल्ट आ रहा है, राइट, सेम रिजल्ट आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मैंने जो फाइंड आउट किया वो रिलायबल है, क्योंकि वो कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है, राइट, ये है। वहीं पर आ जाता है रेप्लिकेबल, क्या आता है, रेप्लिकेबल या रेप्लिकेबिलिटी। तो रेप्लिकेबल मतलब होता है कि जो डिफरेंट पर्सन करेंगे ना, डिफरेंट पर्सन आपने जो सोल्यूशन किया है उसको टेस्ट करेंगे, डिफरेंट पर्सन, तो भी क्या आना चाहिए, सेम रिजल्ट आना चाहिए, ओके, सेम रिजल्ट आना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेबल, ओके। रिलायबिलिटी, जब आप टेस्ट कर रहे हैं, तो आप बार बार टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको सेम रिजल्ट दे रहा है, तो इट मीन्स आप बोल सकते हैं वो रिलायबिलिटी है। रेप्लिकेबल होता है जब डिफरेंट पर्सन आपके जो है रिसर्च आपने किया उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो सेम रिजल्ट आ रहा है, तो मीन्स वो रेप्लिकेबल होना चाहिए। समझ आया स्टूडेंट? तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके बारे में। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि वो क्या होना चाहिए, एक एक टर्म्स में फिर से समझाती हैं, वो अनबायस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए, ओके। रिलायबिलिटी मतलब क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्टनेस होना चाहिए रिजल्ट, ओके, ये एक्यूरेट एग्जैक्टनेस होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी मतलब वो प्राइमरी डाटा, प्राइमरी सोर्स पर डिपेंड होना चाहिए, सेकेंडरी पर नहीं होनी चाहिए। वो एज अ होल अप्लाई होना चाहिए, ओके, एज अ होल। वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे वो एम्पेरिकल बेस्ड है, राइट। सिस्टमेटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, राइट, ये है। कंट्रोल फैक्टर मतलब कि जब आप वेरिएबल का टेस्ट कर रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको आप कंट्रोल कर देंगे। साइक्लिकल होता है क्योंकि ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है और ये प्रॉब्लम पर ही एंड करता है, क्योंकि कोई और आप
के ही रिसर्च को पढ़ेगा एंड देन वो फिर से प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन लेके आएगा, फिर उसकी कोई रिसर्च करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम ढूंढेगा, फिर वो रिसर्च करेगा। इसीलिए साइक्लिकल इन नेचर होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम पर ही एंड होता है। लॉजिकल मतलब होता है वो फैक्ट बेस होना चाहिए, रेप्लिकेबल होना चाहिए, मतलब कि डिफरेंट लोग अगर वो आपने जो फाइंड आउट किया है उसको टेस्ट करेंगे तो सेम रिजल्ट होना चाहिए, उसी को हम रेप्लिकेबल बोलते हैं। समझ आया स्टूडेंट? तो ये है ओके, ये है मतलब ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब कि यहाँ पर आप बायसनेस अवॉइड करेंगे, रिलायबिलिटी होना चाहिए, इसको आप पढ़ लेंगे। मैं आपको मेन समझा रही हूँ कि क्या समझ आता है। ओके, स्टेप बाय साइक्लिकल होना चाहिए। अब हमने रिसर्च कर लिया, ये सब चीज़ आपको एजुकेशनल रिसर्च में भी होना चाहिए। अब बेसिकली एजुकेशनल रिसर्च क्या है? एजुकेशनल रिसर्च कुछ नहीं है स्टूडेंट। जब आप रिसर्च को ध्यान समझिएगा, जब हम ये रिसर्च अभी हमने क्या किया है कि रिसर्च क्या होना चाहिए, वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए मीन्स लॉजिकल होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए, एम्पेरिकल होना चाहिए। और यही रिसर्च को अगर हम एजुकेशन में, अपने एजुकेशन फील्ड में अप्लाई करते हैं, एजुकेशन में कुछ अप्लाई करते हैं एंड देन उसका कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मीन्स आउटकम मतलब रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, क्या है प्रॉब्लम है, इशू है कोई एजुकेशन में, एंड वहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं एंड देन कोई फाइंड आउट कर रहे हैं रिजल्ट, वही क्या होगा? एजुकेशनल रिसर्च होगा, कुछ नहीं है। तो वही जो मैंने रिसर्च बताया, उस रिसर्च को कौन से फील्ड में अप्लाई कर दिया? एजुकेशन में अप्लाई कर दिया। क्यों अप्लाई किया? कि एजुकेशन से रिलेटेड हम कोई इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट। तो रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च फॉर्मल होता है क्योंकि ये सिस्टमेटिक चलता है, कोई इनफॉर्मली नहीं होता, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलता है। ओके, ये है साइंटिफिक मेथड होता है टू स्टडी द एजुकेशनल प्रॉब्लम एंड इशू, ठीक है, ये है। एंड एम टू जनरेट, क्यों जनरेट करते हैं? ताकि एजुकेशनल में एजुकेशन की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन, कोई आउटकम, कोई रिजल्ट फाइंड आउट कर सके, यही होता है एजुकेशनल रिसर्च। समझ आया? तो ये है ओके। बहुत सारे जो हैं थिंकर ने उन्होंने डेफिनेशन दिया है एजुकेशनल रिसर्च पर, इसको एक बार ध्यान दीजिएगा क्योंकि नॉर्मली एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दिया गया है। तो गुड की बात करें तो बोलते हैं एजुकेशनल रिसर्च इन्वेस्टिगेट करना होता है फील्ड ऑफ एजुकेशन में। ओके, फील्ड ऑफ एजुकेशन में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना, खोज करना, राइट, यहाँ होता है। ये क्या होता है? ये प्रिंसिपल होता है जहाँ पर हम डेवलप करते हैं एजुकेशनल, जहाँ कोई भी चीज़ों को हम डेवलप करते हैं जो कि एजुकेशनल में, एजुकेशनल फील्ड में अप्लाई होता है। ओके, ये प्रमोट करते हैं एजुकेशन एज अ साइंस थ्रू द सिस्टमेटिक स्टडी, मतलब एजुकेशन में भी साइंस है, लॉजिक है, फैक्ट्स हैं, उसको हम अप्लाई कर सके। अब कौन कौन जगह अप्लाई होता है मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये सारे जो है थिंकर के द्वारा डेफिनेशन दिया है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए, अब हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ होता है, लेकिन आप उसको कहाँ पर अप्लाई करेंगे? मीन्स ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर अनबायस होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डाटा आप लेंगे, प्रॉपर रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो वो सब चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होगा। और भी चीज़ें अगर हम देखें एजुकेशनल रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम, कोई भी एजुकेशनल में इशू होता है उसका हम फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। मान लो कि लर्निंग नहीं अच्छे से हो रही है, तो किस लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए आप कौन से रिसर्च क्या कर सकते हैं, है ना? तो आप रिसर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे एंड देन फिर वो अप्लाई करेंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ओके, ये होता है फाइंड आउट करना। थ्योरी डेवलप करते हैं, बहुत सारे थ्योरीज, जैसे कि मान लो कि मैं आपको एजुकेशनल रिसर्च की थ्योरी की बात करूं तो बहुत सारी थ्योरीज हैं। जब हम लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग, बीएफ स्किनर की है, थ्रोंडाई है। तो उन्होंने क्या किया कि ये चीज़ हो सकता है, लर्निंग आ सकती है, ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बेस पर थ्योरी बिल्ड किया। ओके, तो ये है, तो हम थ्योरी बिल्ड कर सकते हैं
कि लर्निंग के लिए कौन सी थ्योरी है, इंटेलिजेंस के लिए या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की थ्योरी क्या है। डाटा सोर्स आपकी प्राइमरी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट हैंड डाटा होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। आप जैसे मान लो कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो आप बोलोगे मैम कोई तर्क है, कोई लॉजिक है, कोई प्रैक्टिकल है, क्या इसको प्रूव कर सकते हो आप। तो हाँ, मैंने प्रूव किया है, ये मैं आपको बोलूँगी। तो ये क्या होता है, प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट। ये रिगरस प्रोसीजर, मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा, एक ही दिन में कुछ नहीं होता है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब वो अनबायसनेस होना चाहिए। ओके, ये है। एक्सपर्ट ड्रिवन होना चाहिए, मतलब कोई एक्सपर्ट के द्वारा कुछ फाइंड आउट करेंगे, राइट। क्वेश्चन का आंसर, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कर रहे हो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो, राइट। ये है। ये इमेजिनेटिव नहीं होने चाहिए, प्रैक्टिकल बेस पर होना चाहिए, नॉन एग्जैक्ट नेचर, ओके। और ये वाइल्ड फील्ड, मतलब कि ये जनरल लाइबिलिटी होनी चाहिए, हर जगह अप्लाई होना चाहिए। एक एक करके और अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखिए ये क्या क्या है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। थ्योरी डेवलप करते हैं, प्रिंसिपल करते हैं, ताकि फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट कर सके। डाटा सोर्स क्या होना चाहिए, प्राइमरी डाटा होना चाहिए। ये प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, एम्पेरिकल, प्रैक्टिकल होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, मीन्स सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ये लॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए, बायसनेस नहीं होना चाहिए, अनबायसनेस होना चाहिए। फिर से बताती हूँ, अनबायस का मतलब होता है, अनबायस का मतलब होता है कि जो आप सैंपल और पॉपुलेशन, सैंपल इक्वल टू पॉपुलेशन होना चाहिए। इसको हम नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, व्हाट डू मीन बाय सैंपल, व्हाट डू मीन बाय पॉपुलेशन, ओके। ये है। एक्सपर्टीज ड्रिवन होना चाहिए, रिसर्चर का होना चाहिए, प्रॉपर मेथडोलॉजी होना चाहिए, मेथड होने चाहिए, ओके। मेथड्स वगैरह भी पढ़ेंगे। मेथोलॉजी क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। मेथोलॉजी मतलब होता है कि आप प्रॉपर जब रिसर्च कर रहे हैं, एवरीथिंग आप कर रहे हैं, तो मेथडोलॉजी होता है। मेथड मतलब कौन सा मेथड को अप्लाई कर रहे हैं, क्वान्टिटिव है, क्वालिटेटिव है, राइट। तो मेथड नैरो टर्म्स है, मेथडोलॉजी ब्रॉड टर्म्स है, राइट। ये है। अनसॉल्व प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, इमेजिनेटिव मतलब इसमें क्रिएटिविटी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि एक चीज़ है जो और चीज़ों से कैसे रिलेट हो सकता है, इसको देखते हुए हम कुछ फाइंड आउट करते हैं। अनलाइक द फिजिकल, एजुकेशन जो है वो भी कंट्रोल वेरिएबल में, मतलब कि आप जब स्टडी कर रहे हैं तो और सारी चीज़ों को आप कांस्टेंट करेंगे ताकि उनका इन्फ्लुएंस आपके रिसर्च पर, आपके वेरिएबल पर ना हो, ओके। ये है। ये वाइल्ड फील्ड में अप्लाई होना चाहिए, एक ही जगह नहीं, चाहे कि साइकोलॉजी हो, फिलॉसफी हो, मैथोलॉजी हो, चाइल्ड डेवलपमेंट हो, मतलब जितनी पर प्रॉब्लम है ना एजुकेशन से रिलेटेड, वो सब पर यूज़ होना चाहिए। आप यूज़ कर रहे हो या हर चीज़ को स्टडी करनी चाहिए, ओके। ये अब ज़रूरत क्यों पड़े, है ना, नीड क्यों है, इम्पॉर्टेंस क्यों है। बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो क्यों है एजुकेशनल रिसर्च। आपको पता चलेगा कि एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, ओके। प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम एजुकेशनल रिसर्च करेंगे, ओके। मान लो कि इंक्लूसिव एजुकेशन लेके आना है, तो क्यों लेके आए, ये प्रॉब्लम थी कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो वो डिसेबल बच्चे हैं वो सही से पढ़ नहीं रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं करते हैं, तो इंक्लूसिव एजुकेशन को, या लर्निंग इंक्रीज नहीं हो रही है, असेसमेंट क्या प्रॉपर से ले, तो इन सभी के प्रॉब्लम को देखते हुए एजुकेशनल रिसर्च हम लेके आए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखते हैं ताकि हमें साइंटिफिक फाउंडेशन मिल सके, ओके। थ्योरीज बना सके, साउंड थ्योरीज बना सके, ओके, जो कि फिलॉसफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी पर स्टैब्लिश्ड हो। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एम्पेरिकल होना चाहिए। ये बोथ आर्ट एंड साइंस है ना, एजुकेशन जो है वो बोथ आर्ट एंड साइंस है, इसको प्रूव करना है हमने। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जैसे कि इशू लाइक जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस हैं, ये सारी ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती हैं, ओके।
इसको करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए, या अडेप्टिंग टू चेंज, आपको सिचुएशन मतलब कि अकॉर्डिंग टू, अब देखो पॉलिसीज आती हैं, पहले 1968 की पॉलिसीज आई, फिर 86 की पॉलिसी आई, 2020 की पॉलिसी आई, तो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू डिमांड हम क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं, तभी तो हम पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं। ओके, तो एजुकेशनल रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, कंक्लूड करूँ, तो बेसिकली एजुकेशन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ओके, रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, ओके, इन द फील्ड ऑफ एवरीथिंग, जैसे लर्निंग प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट हो, उस पर हम कोई थ्योरी बनाए, और वो क्या होना चाहिए, वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए। ओके, इसीलिए हमें एजुकेशनल रिसर्च की ज़रूरत पड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे कि एजुकेशन के किस किस फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं ना, किस किस फील्ड में आप रिसर्च कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले है करिकुलम डिज़ाइन करने में आप सबसे एरिया, स्कोप मतलब होता है एरिया, मतलब किस एरिया में एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं। करिकुलम डिज़ाइन मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम क्या होना चाहिए, उस पर आप रिसर्च करेंगे तभी तो। देखिए NCF आता है ना, NCF आता है, ये है। तो करिकुलम डिज़ाइन करने के लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, इस एरिया में आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। टीचिंग मेथड, डिफरेंट टीचिंग मेथड को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड अच्छा है, प्रोजेक्ट मेथड अच्छा है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अच्छा है, कौन सा मेथड अच्छा है, उसको लाने के लिए आप कर सकते हैं। तीसरे की बात करें, कोग्निटिव डेवलपमेंट है क्या, कोग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की कैसी होती हैं, इस पर बहुत सारी थ्योरीज है ना। कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी क्या होता है, इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं, इस पर थ्योरीज भी बहुत सारी हैं। ओके, फिर हम देख सकते हैं असेसमेंट हम कैसे करें, फॉर्मेटिव करें, समेटिव करें। ओके, असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट में क्या प्रॉब्लम है उसमें, कि फॉर्मेटिव अच्छा है, या पहले अगर हम देखें तो नंबर पर एम्फेसाइज करता है। अभी जो है 360 डिग्री असेसमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट होती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के पर हम कर सकते हैं, तो हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब इंक्लूसिव एजुकेशन हम क्यों लेके आए, क्योंकि हमें इसमें प्रॉब्लम लग रही थी, तभी तो हम सॉल्यूशन लेके आए। ओके, ये है। इवैल्यूएशन मेथड को आप चेंज करने के लिए, सोशल कल्चर, कैसे आप एजुकेशन को सोसाइटी से, अपने कल्चर से रिलेट करके आप पढ़ा सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं। आप इंटरनेशनल मतलब इंडिया की जो एजुकेशन है इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हो सकता है, या इंटरनेशनल पीपल को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सब फील्ड पर आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल रिसर्च कर सकते हैं। चलिए एक एक करके और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो स्कोप क्या होता है, मीन्स यहाँ पर कौन कौन सी एरिया है जिस पर हम एजुकेशन रिसर्च कर सकते हैं। ओके, ये सबसे पहले आता है करिकुलम डिज़ाइन करने में। ओके, जैसे कि डिज़ाइनिंग करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, रिलेटेड टू विच एरिया, रिलेटेड टू करिकुलम, है ना, ये है, ताकि एजुकेशनल गोल को फुलफिल किया जाए। यहाँ पर करिकुलम डिज़ाइन करेंगे विथ एजुकेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सके, है ना, बोलते हैं हाई क्लास होना चाहिए, एमिनेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब आप इस पर रिसर्च करेंगे और कोई अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये क्या होनी चाहिए, डिमांड बेस होनी चाहिए, कल्चरल बेस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तभी हमारा करिकुलम अच्छा होना चाहिए। ओके, सिर्फ सिलेबस पर नहीं हमने फोकस करना है, करिकुलम पर फोकस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एनालाइज करना है इंटीग्रेटेड स्टेम करिकुलम ऑन द स्टूडेंट लर्निंग, कि स्टेम जो होता है, जो साइंस होता है, जो टेक्नोलॉजी होता है, वो लर्निंग पर कैसे इम्पैक्ट करता है, इस पर आप एनालाइज कर सकते हैं, इस पर आप प्रॉब्लम, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है टीचिंग मेथड।
टीचिंग मेथड मतलब कि कौन सी टीचिंग प्रैक्टिस, कौन सा आपका अप्रोच, जैसे कि टीचर सेंटर अच्छा होता है, स्टूडेंट सेंटर अच्छा होता है, ये कौन सा अच्छा होता है। तो यहाँ पर एनहांस कर सकते हैं एजुकेशनल प्रैक्टिस और टीचर पार्टिसिपेशन। ठीक है, यहाँ पर इनोवेटिव टीचिंग स्ट्रैटेजी को आप अपना सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब हम इस एरिया में रिसर्च करेंगे। प्रोफेशनल डेवलपमेंट या कॉन्टिन्यूस लर्निंग फॉर एजुकेटर क्या होना चाहिए, है ना, कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना है, तभी वो अच्छे अच्छे मेथड्स ला सकते हैं। या टीचर मोटिवेशन, रिटेंशन, जॉब सेटिस्फेक्शन, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया है टीचिंग मेथड पर आप रिसर्च कर सकते, जैसे कि इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग ऑन क्लासरूम डायनेमिक, या टीम टीचिंग हो गया, वो क्लासरूम एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट कैसा पड़ता है, लर्निंग कैसे इंक्रीज होती है, इस पर आप कर सकते हैं। समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम कोग्निटिव डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हाउ इंडिविजुअल लर्न, एक इंडिविजुअल कैसे लर्न करता है। ओके, अब इसी पर एम्फेसाइज किया, तभी तो ये सारी थ्योरीज बनी है, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, अगर हम जीन पियाजे की थ्योरी करें, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी की बात करें, जैसे कि कोग्निटिव डेवलपमेंट है, या क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी है, या पियाजे की थ्योरी है, या स्किनर की थ्योरी है, ये कोग्निटिव थ्योरीज हो गई। ओके, ये है फील्ड थ्योरी हम पढ़ते हैं एजुकेशन में, वो सारी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होती हैं, लर्निंग स्टाइल कैसे होती हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, इन सभी पर आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कैसे एक बच्चे की कोग्निटिव डेवलपमेंट होती है। ओके, ये है। तो मान लीजिए आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग हम पढ़ते हैं वाइगोस्की की थ्योरी, कैसे स्कैफोल्डिंग ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो सकती है, टेम्परेरी हेल्प कैसे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प कर सकते हैं, तो इस पर आप रिसर्च कर रहे हैं। समझ रहे हैं, बेसिकली आपको इस एरिया में क्या करना है, रिसर्च करना है, ताकि आप एक थ्योरीज को बना सकते हैं और एक कुछ अच्छा नया डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिर असेसमेंट और इवेल्युएशन, असेसमेंट और क्या होता है, और इवेल्युएशन, मतलब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट के बेसिस पर किया जाता है, इवेल्युएशन जो होता है वो जजमेंटल होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। तो मेजर करना स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्राम इफेक्टिवनेस, कि हम सही से पढ़ा रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसे डिज़ाइन करना, और जो आपकी इवेल्युएशन मेथड होनी चाहिए वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कि जितनी बार आप स्टूडेंट को टेस्ट करें वो सेम रिजल्ट दे रहा है ना, ये है। समेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, इनोवेशन इन असेसमेंट, जैसे कि अभी 2020 की बात करें तो 360 डिग्री असेसमेंट लाया गया है, तो ये सारी। इक्विटी एंड बायस कैसे होती है टेस्टिंग में, ये देख सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जाम्पल के तौर पर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग। स्टैंडर्डाइज मतलब एक जैसी, अगर हम टेस्ट लेते हैं एक ही टेस्ट, जैसे मान लो कि आजकल हो रहा है, अगर आप यूजी के लिए एडमिशन चाहिए तो आपको CUCET देना चाहिए, है ना, तो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट स्टूडेंट के स्ट्रेस और लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट करती है ना, स्टूडेंट के स्ट्रेस और लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट करती हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट, वो कैसे होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे भी मैं आपको बताऊं तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं होना चाहिए, डिफरेंशिएटेड टेस्ट होना चाहिए। फिर एजुकेशन को टेक्नोलॉजी में, अभी आप देखोगे स्टूडेंट तो हर क्लास में एक वाइट बोर्ड है तो एक स्मार्ट बोर्ड है, तो उसको लाने के बाद लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसी पर आप कर रहे हो। ठीक है, ये है इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी टू एनहांस द टीचिंग, लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे टेक्नोलॉजी को लाने के बाद या तो एजुकेशन की बात करें या टीचिंग की बात करें या लर्निंग की एनहांस हुई है। ठीक है, जैसे कि LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होती हैं, या वर्चुअल रियलिटी VR, कैसे इस एरिया पर आप कर सकते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं मॉडल्स, मतलब कि यहाँ पर एक आप ऐप दिया जाएगा, वेबसाइट दिया जाएगा, आप उसमें क्वेश्चंस बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मतलब प्रॉपर आप पूरी मैनेजमेंट कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, वीडियोस के बेसिस पर क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हो, फिर फीडबैक दे सकते हो, तो ये होता है LMS। ठीक है, रोल ऑफ गेमिफिकेशन एंड एडेप्टिव लर्निंग टूल्स,
जो लर्निंग टूल्स अगर लेके आ रहे हो, है ना, क्लासरूम में हम नए नए टूल्स लेके आ रहे हैं, तो वो कैसे इम्पैक्ट करती हैं स्टूडेंट पर। या डिजिटल इक्विटी एंड एसेस दैट टू टेक्नोलॉजी। ओके, जैसे डिजिटल इक्विटी कैसे इससे प्रमोट होगी, लर्निंग कैसे इंक्रीज होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनलाइन टू रिमोट एरिया। मान लो कि अगर हमें जानना हो कि रिमोट एरिया में लर्निंग का कितना इम्पैक्ट हुआ, कब, जब टेक्नोलॉजी आई। अब नॉर्मली अगर हम देखें तो जब टेक्नोलॉजी आई तो जो गांव बिल्कुल पिछड़े हुए सोसाइटी में रह रहे हैं, उनकी लर्निंग क्या हुई है, एनहांस हुई है, वो भी पढ़ने लग गए, वो भी एग्जाम क्रैक करने लग गए। और ये सब पॉसिबल क्या हुआ, टेक्नोलॉजी से। तो बहुत सारी ऑनलाइन टीचिंग आ गई है, जैसे स्वयं प्रभा हो गया, स्वयं हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। मुक के थ्रू कितनी लर्निंग इंक्रीज हुई है। स्पेशल और इंक्लूसिव एजुकेशन पर आप रिसर्च कर सकते हो। एड्रेसिंग द नीड ऑफ स्टूडेंट फॉर डिसेबिलिटी एंड प्रमोटिंग द इंक्लूसिव। पहले क्या थे, स्पेशल बच्चों के लिए अलग स्कूल, गिफ्टेड बच्चों के लिए अलग क्लासरूम, नॉर्मल बच्चों के लिए अलग। अब तीनों को आप बिठा के पढ़ा सकते हो, तो ये कंसेप्ट लेके आए, किसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किससे इससे यूनिटी डेवलप्ड होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इस पर हम कर सकते हैं। असिस्टेड टेक्नोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन हम कर सकते हैं, जैसे डिसेबल बच्चे होते हैं। इवेल्युएशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इन सब एरिया पर कर सकते हैं, राइट। तो यही चीज़ है, ये है एजुकेशनल लीडरशिप एंड पॉलिसी। मतलब कि सरकार की या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी पॉलिसीज़ आती हैं, जैसे कि 2020 की पॉलिसी आ गई, मिड डे मील की पॉलिसीज़ आ गई, उस पर कितना असर होता है एजुकेशन का, उसका आउटकम क्या होता है, इस पर हम कर सकते हैं। तो अगर सरकार, भारत सरकार कोई पॉलिसीज़ लेके आती हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट। अब मान लो कि हम मिड डे मील्स की बात करें, क्या मिड डे मील्स लाने के बाद एनरोलमेंट रेशो इंक्रीज हुई या नहीं हुई, इसी पर रिसर्च कर लेते हैं, राइट। तो इम्प्रूवमेंट द गवर्नेंस एंड पॉलिसी इन एजुकेशन, जैसे राइट टू एजुकेशन हो गया, एनसीएफ हो गया, इन सब का असर क्या होता है। ओके, ये चीज़ है। फिर सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस, हमारी सोसाइटी कितना इन्फ्लुएंस करती है एजुकेशन पर। ओके, जैसे जेंडर, अगर आप दोनों को पढ़ाओ तो इक्वालिटी इंक्रीज हुई, जेंडर पैरिटी जो रेशो था वो इंक्रीज हुआ है। ओके, ये सारे पर कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर फैक्टर इन एजुकेशन, एजुकेशन में सोसाइटी का और कल्चर का कितना इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है। ओके, ये है। जैसे कि हम रिसर्च कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट और एजुकेशन, या फिर आप ये भी रिसर्च कर सकते हो कि जैसे पेरेंट्स की एजुकेशन पर, है ना, पेरेंट्स की एजुकेशन या थिंकिंग पर आपके बच्चे की एजुकेशन पर कितना इम्पैक्ट करता है, राइट। ये हो गया, ये सारी चीज़ होती है। फिर कंपैरेटिव और इंटरनेशनल एजुकेशन, इंडिया की एजुकेशन और इंटरनेशनल एजुकेशन में हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। या फिर अभी हम बोल रहे हैं कि हम एमिनेंट क्लासरूम या एमिनेंट एजुकेशन लेके आना है, मीन्स टॉप क्लास लेके आना है, तो उसका कितना इंक्रीज हुआ। ओके, जैसे कि स्टडिंग द ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम एंड पॉलिसीज, बाहर की हम चीज़ें लेके आ रहे हैं तो उस पर एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, ये है। जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग सिस्टम अक्रॉस द कंट्री, कंपैरिजन करना है कि हर कंट्रीज़ में वोकेशनल एजुकेशन कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है। ओके, कैसे कंपैरेटिव स्टडी, कहाँ पर ये हेल्पफुल है या नहीं हेल्पफुल है, कहाँ पर किस देश में प्रॉपर हेल्पफुल है, ये हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमने देखा कि किस किस एरिया में हम रिसर्च कर सकते हैं। तो इन सभी में क्या है, प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम पर हम रिसर्च करेंगे एंड सॉल्यूशन का फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये है बस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब हम देखेंगे स्टूडेंट, अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तीन टाइप ऑफ रिसर्च जो कि बहुत फेमस है हमारे एजुकेशनल रिसर्च। नॉर्मली अगर रिसर्च देखेंगे तो ये भी 3 टाइप है, और इसी को हमने अप्लाई कर दिया है एजुकेशनल रिसर्च। ओके, मैं आपको बेसिक टर्म्स बताती हूँ जिसका आपने ध्यान रखना है। तो बेसिक रिसर्च क्या होता है, बेसिक रिसर्च मतलब होता है जो, इसको पहले तो ये समझो कि ये क्या, इसको हम प्योर रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्योर रिसर्च बोलते हैं।
और इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंटल रिसर्च, फंडा। अब बेसिक और फंडामेंटल या प्योर, कोई भी टाइप ऑफ एग्जामिनर, मतलब वो प्योर भी पूछ सकते हैं, वो फंडामेंटल भी पूछ सकते हैं, बेसिक भी पूछ सकते हैं, सबका मतलब यही होता है। क्या मतलब है? जहाँ पर आप बेसिक फाउंडेशन करते हो रिसर्च का, बेसिक फाउंडेशन कर रहे हो रिसर्च का, आप थ्योरी बना रहे हो। ओके, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपने थ्योरी बनाया है, ओके, उसको प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं किया। ओके, प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं किया, सिर्फ थ्योरी बनाया है। आप न्यू नॉलेज को इन्वेंट कर रहे हो, नॉलेज को इन्वेंट कर रहे हो, तो क्या होता है? बेसिक रिसर्च। इसको हम वन बाय वन ऐसे पढ़ते हैं तो ज़्यादा समझ। बेसिक रिसर्च को हम क्या बोलते हैं? प्योर रिसर्च। क्या बोलते हैं? प्योर रिसर्च। और इसको हम फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। एग्जामिनर किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या होता है बेसिक रिसर्च? जहाँ पर हम न्यू नॉलेज को बिल्ड करते हैं, नॉलेज, और ये थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, सिर्फ थ्योरी होती है, अभी प्रैक्टिकल ये टेस्ट नहीं किया, हमने थ्योरी बनाया, क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है, रियलिस्टिक वर्ल्ड में ये अप्लाई होगा या नहीं होगा, नो, ये यहाँ पर बेसिक फाउंडेशन किया है हमने, तो उसी को हम बेसिक रिसर्च बोलते हैं, नाम से भी समझ आ रहा है। ओके, ये है, याद रखिएगा, ये एप्लीकेबल या प्रैक्टिकल बेस्ड रिसर्च नहीं होता है। ओके, ये है, और इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, इसको समझते हैं। जहाँ पर हम थ्योरेटिकल नॉलेज को करते हैं विदाउट इमीडिएट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, समझ रहे, ये चीज़ है। यहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं न्यू थ्योरीज, न्यू नॉलेज को हम लेके आते हैं, लेकिन बेसिक तो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज तो होनी चाहिए, उसी पर हमने नए नॉलेज बिल्ड किया, किसी ने रिसर्च किया उसी पर नया आपने रिसर्च किया, लेकिन उसको अभी प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं किया है। इसको प्योर और फंडामेंटल रिसर्च भी करते हैं। यहाँ पर नॉलेज की डिस्कवरी हो रही है, थ्योरी का फाउंडेशन हो रहा है। ओके, कंडक्ट कंट्रोल लाइब्रेरी सेटिंग फॉर प्रिसेशन कॉज एंड इफेक्ट। प्रिसेशन मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट देखना है। ओके, मोटिवेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू विथ नो इमीडिएट प्रैक्टिकल, मतलब कि मान लो कि आपने थ्योरी बनाई कि मोटिवेशन का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन इसको आपने प्रैक्टिकली टेस्ट नहीं किया है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन हेल्पफुल है या नहीं, है ना, ये चीज़ है, तो उसको अभी टेस्ट नहीं किया, बस ये थ्योरी आपने बना दी, तो क्या हो जाएगा? बेसिक रिसर्च। तो याद रखिएगा, बेसिक रिसर्च मतलब होता है जहाँ पर हमने थ्योरी बनाया है, बेसिक न्यू नॉलेज बिल्ड किया है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ओके, तो उसको हम बेसिक रिसर्च, लेकिन ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे अप्लाइड रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लो कि अभी हमने थ्योरी बना लिया और उसको जब हमने प्रैक्टिकली टेस्ट कर दिया, प्रैक्टिकल टेस्ट कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अप्लाइड रिसर्च। थ्योरी बनाने के बाद उसको टेस्ट कर दिया, लेट्स सपोज हमने बताया कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या इम्प्रूवमेंट होता है, मान लो ये, या लर्निंग पर क्या इम्प्रूवमेंट होता है, ये थ्योरी बनाई, और फिर आपने टेस्ट भी किया, आपने डाटा कलेक्ट किया और फिर सॉल्यूशन लेके आए, यस, इंट्रिंसिक का लर्निंग पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है एज कंपेयर टू एक्सटेंसिक। एक्सटेंसिक क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। ओके, ये चीज़ है। तो जब हम प्रैक्टिकली अप्लाइड कर देते हैं, प्रैक्टिकल अप्लाइड कर देते हैं थ्योरी को, तो उसको हम अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। देखो, सॉल्विंग द इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन रियल वर्ल्ड सेटिंग, है ना, ये है। डायरेक्टली एप्लीकेबल टू सॉल्विंग द स्पेसिफिक इशू, प्रैक्टिकली हो गया है, मे नॉट जनरलाइज बियॉन्ड द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ओके, ये गलत है, ठीक है, इसको रहने देना, इस पॉइंट को यहाँ पर। तो वो क्या होता है? अप्लाइड। अब एक्शन, अब देखो दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब हमने थ्योरी बनाई, ठीक है, थ्योरी बनाई, ध्यान से समझिएगा, ये हमारा क्या था? बेसिक रिसर्च था।
अब हमें ने थ्योरी को रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है, रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना है, वर्ल्ड में अप्लाई करना है मतलब रियलिस्टिक होता है. लेट्स सपोज या इंटरनल मोटिवेशन का एजुकेशन पर या लर्निंग वेस्ट होता है, लर्निंग पर क्या इम्पैक्ट करता है, राइट. ये है. तो हमने देखा ये होता है अप्लाई करना है, तो वो होता है अप्लाइड रिसर्च. प्रैक्टिकली अप्लाइड भी होगा और वो एक्शन भी हो सकता है, एक्शन भी, दोनों अप्लाइड होते हैं. लेकिन जब आप लार्जर एरिया पे, ओके, जब आप लार्जर एरिया पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं या अप्लाइड रिसर्च कर रहे हैं लार्जर एरिया पर, तो होता है ये होता है स्मॉल एरिया या स्पेसिफिक एरिया पर आपको करना है, स्पेसिफिक एरिया पर करना है. जैसे कि आपको स्कूल लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो वहाँ पर अप्लाइड रिसर्च नहीं करेंगे, वहाँ पर एक्शन रिसर्च करेंगे. और बेसिकली मान लो कि कोविड-19 हम लेके आए, वैक्सीन लेके आए, तो वो क्या अप्लाइड, क्योंकि आपने ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड पर अप्लाई किया. जहाँ पर स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ पर हम एक्शन रिसर्च करते हैं. ओके, प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो वहाँ पर हम एक्शन रिसर्च. तो एग्जामिनर कभी भी आपसे पूछे कि अगर कोई इंस्टीट्यूट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो कौन सा सॉल्यूशन, प्रैक्टिकली सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो वो एक्शन रिसर्च. ओके, वो अप्लाइड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा. तो अप्लाइड का छोटा भाई क्या होता है, एक्शन रिसर्च. तो ये सपोज हमारा अप्लाइड रिसर्च है, तो ये छोटा हमारा क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च हो जाएगा. ठीक है, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दोनों अप्लाई होता है, लेकिन जब लार्जर एरिया के लिए होता है तो अप्लाइड होता है. इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है तो वो क्या हो जाता है, एक्शन रिसर्च. ठीक है, एक्शन, सॉल्विंग द एवरीडे प्रॉब्लम इन एजुकेशनल सेटिंग. ठीक है, ये एम्पावरिंग, जैसे कि पर्पस होता है एम्पावरिंग द एजुकेटेड टू एड्रेस द लोकल चैलेंजेस या इम्प्रूव द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, ये है. तो एक्शन रिसर्च होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन रिसर्च साइक्लिकल इन नेचर होता है. इसमें हम करते हैं प्लान, ओके, फिर करते हैं एक्ट, फिर करते हैं ऑब्जर्वेशन और फिर करते हैं रिफ्लेक्ट. तो ये इसको पोर से याद कर सकते हो. पी मतलब प्लानिंग, हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर एक्शन करते हैं या एक्ट करते हैं, जो भी लिखना चाहेंगे, कभी एक्शन लिखेगा कभी एक्ट. फिर हम ऑब्जर्व करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड फिर रिफ्लेक्ट मतलब उस पर एक्शन कर देते हैं. ठीक है, मतलब रिजल्ट लेके आते हैं. तो आर मतलब रिफ्लेक्ट होता है. तो एक्शन रिसर्च साइक्लिकल होता है. अब मान लो कि ये रिफ्लेक्ट से सही नहीं हुआ, फिर से हम करेंगे प्लान, फिर से करेंगे एक्ट, फिर से करेंगे ऑब्जर्व, फिर से रिफ्लेक्ट, और ये साइक्लिकल चलता ही रहता है. तो ये अगर स्टेप पूछेंगे तो भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स में मैं ये मेंशन कर दूंगी, राइट. ये तो ये साइक्लिकल होता है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया ये सारे रिसर्च. ओके, अब मैं की पॉइंट्स आपको लिख देती हूँ ताकि और अच्छे समझ आए. बेसिक रिसर्च क्या होता है, ये फंडामेंटल रिसर्च है. ठीक है, बेस बना रहे हैं हम. ये प्योर रिसर्च है. ओके, यहाँ पर हम न्यू नॉलेज को बिल्ड करते हैं, न्यू नॉलेज या थ्योरी को हम बना रहे हैं. ठीक है, ये है. अब जो भी थ्योरी है उसको डे टू डे प्रॉब्लम में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक्शन रिसर्च होता है. ठीक है, ये है. और ये जैसे स्कूल लेवल हो गया, क्लासरूम लेवल हो गया, वो सारे. अप्लाइड क्या होगा, ये भी प्रैक्टिकल रिसर्च है, लेकिन ये लार्जर एरिया पर अप्लाई होता है. ये प्रैक्टिकल रिसर्च है, प्रैक्टिकल रिसर्च है.
पहले गलत हो गया। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अभी बहुत सारे टाइप है, मेथड उसको बोलते हैं, है। और ये जो वेरिएबल है नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।